अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहली बात है कि आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतनी कीमती वक्त देकर यहां पर मौजूद हैं और मुझे भी मौका मिला यहां पर कुछ बोलने का। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, दो ऐसी जगह है जहां पर मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूं कि वहां ज़रूर पहुंचूं। एक वो जगह है जहां तालीम की बात होती है, जहां पर तालीम का कोई प्रोग्राम होता है एजुकेशन के सिलसिले में, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। दूसरी जगह वहाँ है जहाँ किसान की बात हो, किसान के फ़ायदे की बात हो, मैं वहाँ बिल्कुल पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये जगह किसान की है और आप भली बात ही जानते हैं कि कुछ मुद्दे में दो मुद्दा ऐसा भी है जिसके मुद्दे के तहत मैं जो इस मकाम पर पहुँचा हूँ, ये भी एक बड़ा इशू था। सबसे बड़ा इशू था एक तालीम के सिलसिले में कि भाई तालीम याफ्ता शख्स को जिताना लोगों के लिए अच्छा होगा और मैं तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम करूँगा इंशाअल्लाह। मैंने वादा भी किया था। और दूसरा, मैंने कहा था मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के फ़ायदे के लिए, किसान की समस्या को निदान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। लोगों ने इस बिना पर मुझे वोट दिया, इस मकाम पर पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप लोगों का। दोस्तों, उस दिन कल ट्रस्ट में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पंजाब से कोई IAS आए हुए थे। उन्होंने कहा, NIOS का सेंटर खोला गया था। उन्होंने कहा एक बात कि हमारा पंजाब एजुकेशन के मामले में सबसे आगे है। तो मैंने उनको कहा कि एजुकेशन के अलावा आप शायद किसान की खेती बाड़ी के सिलसिले में या किसान के मामले में बहुत आगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज पंजाब इंसान से बोल रहा है तो मैं बिहार भी क्यों नहीं बोलूँ कि मैं एजुकेशन में सबसे आगे चलूँ। मेरी कोशिश होनी चाहिए। और हम सबके जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, जैसे पंचायत वार्ड लेवल से लेके अप लेवल तक हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप एजुकेशन को बढ़ावा कैसे दें, कैसे आगे बढ़े बच्चे, आपका एजुकेशन कैसे तालीम लें, हासिल करें। इसके लिए आपको भी कोशिश करनी चाहिए। एक सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे, हर बच्चे को हर घर में एजुकेशन होने चाहिए, तो जाहिर सी बात हम एजुकेट हो सकते हैं। और ये पंजाब बोल रहा है तो इंशाअल्लाह आज न कल एक दिन आएगा हम भी बोलेंगे बिहार के हम किसान के लोग काफ़ी पढ़े लिखे शख्स हैं। और जाहिर सी बात है, पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें नौकरी ही मिले, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। कहा जाता है दुनिया में दो शख्स कभी भूखे नहीं मरता है। एक वो शख्स जो पढ़ा लिखा होता है, दूसरा वो शख्स जो साफ़ सुथरा आदमी होता है, कहने का मतलब है दो शख्स, एक आदमी जब तालीम याफ्ता होता है उसको नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है, वो कभी भूखे नहीं मर सकता है। उसके अंदर तालीम है तो जाहिर सी बात है वही कलम की ताकत से बहुत कुछ कर सकता है आगे। अब मिसाल देखे होंगे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब एक गरीब घर का बेटा था, मल्ला का बेटा था। उनके पास पोशाक नहीं था, एक जोड़ा कपड़ा था, तो पूरे कपड़े को सर पर बीच में वो तालाब पड़ता था। वो मल्ला का बेटा था, लेकिन पैसा नहीं था कि वो कश्ती पर जाया करे, नाव पे चढ़ के जाए, पैसा नहीं था। तो वो नंगे ही मतलब कपड़ा यहाँ बांध लेते थे, यहाँ तक हल्का सा, सर पर किताब रख के पार करते थे। कहने का मतलब ये है कि हम एक गरीब आदमी ज़रूर हैं, लेकिन हमारी सोच अगर ऊँची हो, उड़ान अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। हमें सोचना चाहिए कि हम एजुकेशन हासिल करें और एजुकेटेड पर्सन ही कल का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। इसलिए सबसे पहले आप एजुकेशन में ध्यान दें। अब एजुकेशन में ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है आप खेती कैसे करेंगे वो भी समझ में आएगा आपको। अभी के दौर साइंटिफिक दौर है, इस दौर में खेती भी करने के लिए आपको साइंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। आज हम लोग पता है 20 साल पहले खेती करते थे, 1 बीघा में 10 मन होता था। क्या हम लोग को पता, हम भी किसान का बेटा हैं, तो हमको भी पता है कि 10 साल पहले या 15 साल पहले आज 1 बीघा में 10 मन होता था। आज हम फर्टिलाइज का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक रीजन से हम खेती करते हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ 20 मन होता है 1 बीघा में। तो ये साइंस का ही कहीं ना कहीं उसका तो बहुत बड़ा तुफेल है इसमें, तो हमको इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं इस जितने भी कंपनीज के जितने प्रतिनिधि लोग हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आप भी कोशिश करें कि गांव जाएं, गांव जाकर लोगों को समझाएं इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, और सबके घर में पहुंचाने की कोशिश करें। और उन्होंने यहाँ भी पैक्स के चेयरमैन साहब ने कहा 120 पैक्स है, लेकिन शायद 30 या कितने पैक्स में ही इसका 126 है, उसमें 20 या 30 को ही इसका फैसिलिटी मौजूद है। आप शायद उस मीटिंग में मौजूद थे एजुकेशन वाला में, मैंने कहा था ऐसा क्यों, सबको मिलना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि पॉस मशीन का कोई मामला है, हाँ उसकी उपलब्धता नहीं है। तो जैसे ही पॉस मशीन आ जाएगा तो हमारी कोशिश होगी हर पैक्स वाले को दिया जाएगा और हर जगह खाद का इंतजाम किया जाएगा। और उन्होंने एक शिकायत की थी, हम लोगों के पास कोई गोडाउन नहीं है, हम लोग रखे तो कहाँ रखे, और पैक्स में जितने भी हैं शायद धान की क्रय हो रहा है, धान खरीदा जा रहा है, सब पैक्स भरा हुआ है,
तो इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा, इसके लिए सोचा जाए। तो मैंने कहा था कि किस वहाँ पे पोठिया में है, वहाँ पर भी शायद धान का ले लिया गया है ना। और इसके लिए मैं एक्चुअली आपको बगैर कहे हुए मैं वहाँ छतरगाछ गया, वहाँ पे पंचायत समिति के जो गोडाउन है मैं देखा हूँ। तो आपसे भी कहता हूँ, अब जरा आपने कहा कि अगर मुरम्मत करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे शायद 500 से भी ज़्यादा टन शायद आ सकता हूँ। काफ़ी स्पेस है, अगर आप उसके सक्षम हैं। वो टीन उन सब छेदा उदा हो गया है, अगर उसको आप रिप्लेस करके अगर ठीक ठाक कर दें तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है कि इस इलाके के सबके लोगों को खाद मिल सकता है। खाद में सब्सिडी मिलती है और इसमें फ़ायदा हो सकता है। मेरी कोशिश है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ तक हो रहा है। वक्त थोड़ा लगेगा, धीरे धीरे सब होगा, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो उसको मरम्मत करवाइए। आपने कहा था कि कुछ अगर स्पेस करके वहाँ अगर ठीक ठाक हो जाए तो आराम से। मैं देखा काफ़ी स्पेस है, कुछ लोग सनून रखे हैं। मैंने कहा कि इसको हटाना पड़ेगा और आप जल्दी हटा लीजिए। उन्होंने कहा जैसे ठीक ठाक हो जाएगा मैं इसको हटा लूँगा। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए अपने कंपनीज़ की तरफ से, उसको ठीक ठाक कीजिए। और वहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ सिलसिले में, आगे बढ़ के आपको वहाँ पे जमा करने की बात चल रही है। और जमा कीजिए, पब्लिक को फ़ायदा हो, ये मेरी मंशा होनी चाहिए, आपको भी सोचनी चाहिए। और सब्सिडी क्या मामला, कितना परसेंट देते हैं? 50% शायद सिल टाइप का अलग फैसिलिटीज़ है, जनरल लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज़ है। तो उस हिसाब से आप प्रोवाइड कीजिए सबको। मैं जहाँ तक होगा कोऑपरेट करूँगा आप लोगों इंशाल्लाह। और आपसे मेरी दरख्वास्त है, शायद आप काफ़ी एक्टिव लगते हैं इस मामले में, तो आप जाइए गाँव जिस तरह से ये चौपाल टाइप का करते हैं ना, इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। और किसान लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आप जरा आगे बढ़ें और खेती पर ज़रा ध्यान दें। खेती भी हमारा मेन चीज़ है। 80% लोग हम लोग खेती पर मुनहसर करते हैं और हमको ये हम तो अन्न उसी से उपजाते हैं। तो अगर 20 के बदले अगर 30 मन हो तो और अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन एक बात और आती है कि अभी जो रेट हम लोग को जो मिल रहा है, सरकार जो अभी काला कानून बनाया है, इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लें। धान का जो लिमिटेशन अब कर दिया है अपने 1868 या 1968 रुपये कुछ ऐसा है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी शायद हो सके कि ये वापस ले ले। अगर वापस नहीं ले तो कम से रेट को बढ़ा दे। मैंने मांग की थी वहाँ पे विधानसभा में जाकर कि कम से कम धान की क्विंटल कम से कम 4,000 रुपया होनी चाहिए। अगर 4,000 रुपया होता है तो लागत के हिसाब से कोई फ़ायदा हो सकता है। उन्हें अभी जो रेट दे रहे हैं 1800, या फिर अभी तो हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट के हिसाब से अभी ये लोग देख रहे हैं वो 1100 शायद खरीद रहे हैं, 1100-1200। बहुत डिफरेंस ये भी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आप 4,000 कीजिए, कोई शक नहीं। आप 4,000 करने के बाद आप कानून आप बनाइए, कोई शक नहीं, इसमें हम लोग कोई हंगामा नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप 4,000 नहीं कीजिएगा तो इस कानून को आप वापस लीजिए। और जो भी दाम फिक्स किए हैं आप, उस हर चीज़ का दाम दोगुना कर दीजिए। हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है इसमें। इसलिए मैं सरकार से भी मांग करूँगा। और आप किसान लोग काफ़ी धरना दिए हैं, पंजाब देखे करोड़ का मामला आ गया है, इतनी भीड़ भाड़ चल रही है वहाँ पे। लेकिन इसके सरकार के कान में जरा सा भी जो भी नहीं रेंगती है तो हम हंगामा करेंगे, मांग करेंगे। आज नहीं कल तो पूरी होगी इंशाल्लाह, वरना तो फिर हमारा ये दिन आ रहा है। हमारे हाथ में सब कुछ है। आप क्या किसी को भी उठा के